नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण, खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी अरबी भाषा, ऑप्शन नंबर सी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा अरबी भाषा। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अरबी भाषा के शब्द मौसम का शाब्दिक अर्थ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने वीडियो को शुरू में ही बोल दिया था कि आज इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए ऋतुओं की लय, ऑप्शन नंबर बी जलवायु की लय, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अरबी भाषा के शब्द जो मौसम का शाब्दिक अर्थ था उसको पूछा था, इसका मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए ऋतुओं की लय, ठीक है। अरबी भाषा के शब्द मौसम का जो शाब्दिक अर्थ है ऋतुओं की लय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानसून एक द्वितीयक पवन है जो महीनों में अपनी दिशा बदलता है, ठीक है। ध्यान से समझना इसको। मानसून एक द्वितीयक पवन है जो महीनों में अपनी दिशा बदलता है। कहने का मतलब ये चीज़ है कि क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना। जो मानसून जो एक द्वितीयक पवन है वो कितने महीनों में अपनी दिशा बदलता है, ऐसा कहा गया है क्वेश्चन को ध्यान से। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि कितने महीनों में अपनी दिशा जो है बदलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 9, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी 6। तो ठीक है, तो मानसून एक द्वितीयक पवन है जो 6 महीनों में अपनी दिशा को बदलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 4, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ग्रीष्म ऋतु में मानसून किस दिशा में चलती है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता होगा ही, इसका तो आंसर आपको पता होना चाहिए कि ग्रीष्म ऋतु में मानसून किस दिशा में चलती है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्व से पश्चिम पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन को मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन समझिए कि बोला क्या गया है, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में बोला है बेटा, है नहीं। ऋतु को आपको ध्यान में रखना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है ग्रीष्म ऋतु में मानसून, ठीक है। इतना आपको याद कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 5, शीतकाल में मानसून पौने की दिशा चलती है। इससे पहले हमने क्वेश्चन 4 में देखा बेटा, ग्रीष्म ऋतु में देखा था, है नहीं। अब इसमें देखेंगे हम शीतकाल में मानसून पौने किस दिशा में चलती है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ठीक है। शीतकाल में, ध्यान रखना, शीतकाल में चलती है बेटा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 6, भारत में कितने प्रतिशत आबादी पर कृषि निर्भर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आप क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर ऑप्शंस को पढ़िए और साथ में याद भी करते चले जाना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए 65%, ऑप्शन नंबर बी 80%, ऑप्शन नंबर सी 29%, ऑप्शन नंबर डी 50%। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।
अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर भी करना। अगर आप CGPSC CG व्यापम की कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप जो है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस जो एप्लीकेशन उसे प्ले स्टोर से जाकर के आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 65। ठीक है, तो भारत में जो 65% जो आबादी है प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 7। भारतीय मानसून की विशेषताएं हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, है नहीं। वर्षा का असमान वितरण, ऑप्शन नंबर बी वर्षा की अनिश्चितता, ऑप्शन नंबर सी मूसलाधार वर्षा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर आप आई होप आपको पता होना ही चाहिए, ऐसा मैं आशा करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा गया है इसको एक बार फिर से समझा देता हूं मैं बेटा। भारतीय मानसून की विशेषता यानी कि भारत की जो मानसून है वो कैसी है, क्या वर्षा का असमान वितरण होता है, वर्षा की अनिश्चितता है, मूसलाधार वर्षा होती है या उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्योंकि देखो वर्षा का असमान वितरण होता है, असमान वितरण से ये तात्पर्य है कि हर जगह अलग अलग, कहीं पर ज़्यादा होता है कहीं पर कम होती है। वर्षा की अनिश्चितता का मतलब ये होता है कि इसका कोई फिक्स डेट नहीं होगा, कब होगा कब वर्षा नहीं होगा, इसका कोई निश्चित समय नहीं बता सकता कोई। ठीक है, मूसलाधार वर्षा का मतलब होता है बहुत भारी वर्षा। ठीक है बेटा, तो भारतीय मानसून की विशेषता यही है कि उपयुक्त सभी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानसून उत्पत्ति के सिद्धांत को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ऑप्शन नंबर ए परंपरागत सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी आधुनिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस वीडियो में जितने भी आज क्वेश्चन कराए जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीरीज वाइज ये वीडियो चल रही है बेटा। इसके बाद जो है भारत का अपवाह तंत्र आएगा, नदी अपवाह तंत्र आएगा, क्रम वाइज जो है या वीडियो आने वाली है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहा गया इसको आप समझ लीजिए। मानसून उत्पत्ति के सिद्धांत को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्योंकि मानसून उत्पत्ति के सिद्धांत को परंपरागत सिद्धांत में भी बांटा गया है और आधुनिक सिद्धांत में भी बांटा गया है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, मेरे साथ याद करते भी चले जाना है आप लोगों को, पेन कापी साथ में रख लीजिए, दोबारा इसी वीडियो को आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा आप जो है तैयार होकर वीडियो को देखिए, फ्रेश माइंड से देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 9। मानसून उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत निम्न हैं। जस्ट हमने क्वेश्चन में पढ़ा था इससे पहले बेटा कि मानसून उत्पत्ति के 2 सिद्धांत है, एक परंपरागत सिद्धांत है एक आधुनिक सिद्धांत है, लेकिन इसमें अब पूछा गया है कि आधुनिक सिद्धांत निम्न है। मैं फिर से बता दूं ये आधुनिक सिद्धांत का क्लासिफिकेशन पूछा गया है, इसलिए मैं डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करता हूं और वैसे ही मैंने क्वेश्चन सेट किए हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, हर मटेरियल एक क्रम वाइज आपको मिल जाए बेटा, है नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर ए ITCZ सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी जेट स्ट्रीम सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी एल्निनो सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, UPSC लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, और आजकल बोर्ड जो है इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो ध्यान से याद कर लेना, मानसून उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत, मैं फिर से बोल दूं आधुनिक सिद्धांत है ITCZ सिद्धांत है, जेट स्ट्रीम सिद्धांत है और एल निनो सिद्धांत है। ये तीनों जो है आधुनिक सिद्धांत है बेटा, याद कर लेना आधुनिक सिद्धांत है ये तीनों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 10। ITCZ सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं। हमने जस्ट ये ITCZ जो सिद्धांत अभी पिछले क्वेश्चन में देखा बेटा, ये आधुनिक सिद्धांत का क्लासिफिकेशन है। अब देख रहे हैं कि ITCZ सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए जेट स्ट्रीम सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी एलिनियो सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी विषुवती पछुआ पवन सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो ध्यान से समझिए, ITCZ सिद्धांत जो है आधुनिक मानसून का क्लासिफिकेशन, इसे और किस नाम से जानते हैं ऐसा पूछा है बेटा क्वेश्चन में। ठीक है, तो ITCZ सिद्धांत को और किस अन्य नाम से जानते हैं, उसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत के नाम से भी इसे जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसलिए मैंने सेलेक्ट कर दिए हैं सभी क्वेश्चंस को एक जगह पर और आपको याद होता चला जा रहा होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं बेटा। ठीक है, चलिए बेटा अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11।
ITCZ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। ITCZ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी चैडविक, ऑप्शन नंबर सी फ्लोन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ITCZ सिद्धांत, इससे लगातार पिछले दो क्वेश्चन में हमने ये समझ लिया कि ITCZ सिद्धांत जो है मानसून उत्पत्ति का आधुनिक क्लासिफिकेशन है बेटा। ITCZ को जो है विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत भी कहते हैं बेटा। अब इसका प्रतिपादन किसने किया? इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी फ्लोन, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में सेलेक्ट किए गए बेटा। आई होप आपको याद होता चला जा रहा होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ, ठीक है। तो फ्लोन, ITCZ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फ्लोन ने, याद कर लीजिए बेटा, फ्लोन फ्लोन फ्लोन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन बेटा, ठीक है। चलिए 5 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच चलने वाली पवन को क्या कहते हैं या क्या कहते हैं, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए, आजकल बोर्ड जो है इसी तरह के क्वेश्चन देते हैं बेटा जो एक बार पढ़ने में बिल्कुल समझ नहीं आते, इसलिए ध्यान से समझिए और मेरे साथ याद ही कर लीजिए। 5 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए लू, ऑप्शन नंबर बी चक्रवात, ऑप्शन नंबर सी व्यापारिक पवने, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। ध्यान से इसको जो टेम्परेचर अभी बताया ना बेटा 5 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, इसको याद ही कर लेना क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो 5 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? व्यापारिक पवने कहते हैं। ध्यान से याद कर लीजिए बेटा व्यापारिक पवने। और ये जो डिग्री सेल्सियस को मैं फिर से एक बार बता दूं कि याद कर लीजिए, इसको अगर कंठस्थ याद नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे गवर्नमेंट एग्जाम में बेटा, क्योंकि अगर इसी को 7 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री दे दिया तो आप फंस जाओगे कि क्या बोलते हैं। इसलिए ध्यान रखना 5 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस व्यापारिक पवने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। जेट स्ट्रीम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया? ध्यान से समझना, इससे पहले हमने देखा ITCZ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ध्यान से समझना, इससे पहले हमने क्या क्वेश्चन देखा था बेटा कि ITCZ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं जेट स्ट्रीम सिद्धांत। मैं फिर से बता दूं, जेट स्ट्रीम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया है? कंफ्यूजन नहीं होना, ध्यान से समझिए, इसलिए बारीकियां आपको मैं बताते चले जा रहा हूं। चलिए ऑप्शन नंबर ए थेस्ट, ऑप्शन नंबर बी नॉर्मन बोरलार्ग, ऑप्शन नंबर सी स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मेरे साथ लिखते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए थेस्ट। जेट स्ट्रीम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है थेस्ट के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए थेस्ट, ठीक है। और मैं फिर से रिवाइज करा दूं बेटा, ITCZ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फ्लोन। ITCZ सिद्धांत का फ्लोन और जेट स्ट्रीम का सिद्धांत जो है थेस्ट ने किया था, ठीक है। इस तरह दोनों क्लियर हो गया बेटा, कंफ्यूजन नहीं हुआ ना? हाँ याद हो गया आई होप। चलिए बेटा अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चंस नंबर है आपका ये 14। जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल के कितने किलोमीटर ऊपर तीव्र गति वायु प्रवाह करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन को हमेशा एक बार और पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत जितने भी अब मानसून के क्वेश्चन आएंगे, इधर बायोडाइवर्सिटी के आएंगे, इधर आने वाले वीडियोस में इधर भारतीय नदी अपवाह तंत्र आएंगे, चाहे गंगा नदी हो, सिंधु नदी हो, ब्रह्मपुत्र, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, है नहीं? इसलिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बेटा ऑप्शंस पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए 5 से 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 9 से 18 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 20 से 25 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखो बेटा क्वेश्चन क्या बोला एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। जेट स्ट्रीम जो ऊपरी वायुमंडल के कितने किलोमीटर ऊपर तीव्र गति से प्रवाह करती है, जो वायुमंडल के कितने किलोमीटर ऊपर बोला है बेटा तीव्र प्रवाह करती है, ध्यान ऊपर, ठीक है। तो ध्यान से समझना, इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा 9 से 18 किलोमीटर। मैं फिर से बता दूं ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 9 से 18 किलोमीटर बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 15। जेट स्ट्रीम पवन की गति होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे जस्ट हमने क्वेश्चन में देखा बेटा अभी कि जो जेट स्ट्रीम की जो ऊपरी पवन है जो वायुमंडल के 9 से 18 किलोमीटर की गति पर जो है चलती है ऊपर में, है नहीं बेटा। अब इस क्वेश्चन में देख रहे हैं जेट स्ट्रीम पवन की गति होती है अत्यंत तीव्रगामी, अत्यंत धीमी, अत्यंत मध्यम धीमी
ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जेट स्ट्रीम पवन से लेकर हो या मानसून में आईटी से जेट सिद्धांत हो, जेट स्ट्रीम सिद्धांत हो, एल निनो सिद्धांत हो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आधुनिक है बेटा, आधुनिक मानसून की उत्पत्ति का आधुनिक है क्लासिफिकेशन है। तो जेट स्ट्रीम पवन की गति होती है अत्यंत तीव्रगामी। आप इसे रट लो, याद कर लो। आई होप मेरे वीडियो के साथ आपको याद होते चला जा रहा होगा क्योंकि आपके हर डाउट को क्लियर करते चला जा रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। याद कर लीजिए मेरे साथ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चंस पढ़िए, ऑप्शंस को भी पढ़िए और ईमानदारी से याद कर लीजिए। जेट स्ट्रीम पवन की गति होती है अत्यंत तीव्रगामी, अत्यंत तीव्रगामी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 16। निम्न में से किसकी हवाएं सर्पाकार गति करती है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा, ठीक है। इससे पहले हमने जस्ट क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन मैं रिवाइज करा दूं। जेट स्ट्रीम जो है, जो ऊपरी कितने ऊपर से, वायुमंडल के कितने ऊपर से तीव्रगामी वायु प्रवाह करती है? 9 से 18 किलोमीटर। जेट स्ट्रीम की पवन जो है अत्यंत तीव्रगामी होती है। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा है बेटा, निम्न में से किसकी हवाएं सर्पाकार गति करती है? ऑप्शन नंबर ए ITCZ, ऑप्शन नंबर बी जेट स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर सी एल नीनो, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट भी किए गए हैं बेटा, है नहीं, याद करते चले जाइएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी जेट स्ट्रीम, क्योंकि जेट स्ट्रीम जो है इनकी जो हवाएं होती है बेटा सर्पाकार गति से ये है चलती है, ठीक है, सर्पाकार रहती है, इतना आपको ध्यान में रख लेना है। जेट स्ट्रीम की हवाएं जो है सर्पाकार गति की होती है, ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 17 यानी कि 17वां। शीतकाल में उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम संपूर्ण पश्चिमी तथा मध्य एशिया में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। इसके मार्ग में कौन सा पठार अवरोध करता है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको एक बार में पढ़ने में बेटा समझ आया ही नहीं होगा, मैं समझ गया हूँ, ठीक है। चलिए इसका एक बार और फिर से हम क्वेश्चंस आपके साथ दोहरा देते हैं कि क्वेश्चन क्या कहा गया। शीतकाल में उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम संपूर्ण पश्चिमी तथा मध्य एशिया में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। इसके मार्ग में कौन सा पठार अवरोध करता है? ध्यान रखना कि कौन सा पठार जो है अवरोध करता है। ऑप्शन नंबर ए तिब्बत का पठार, ऑप्शन नंबर बी दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर सी दंडकारण्य का पठार, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए तिब्बत का पठार जो है इसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 18। एल नीनो सिद्धांत के बारे में निम्न कथन सही है। अभी तक हमने देख लिया ITCZ सिद्धांत, जेट स्ट्रीम सिद्धांत। अब अगला क्वेश्चन मैंने स्पेशली सेलेक्ट कर दिया है एल नीनो के ऊपर से। एल नीनो सिद्धांत के बारे में निम्न कथन है सही है। चलिए चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ चारों ऑप्शन ईमानदारी से पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए विषुवतीय जलधारा, ऑप्शन नंबर बी पेरू तट पर जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो एल नीनो सिद्धांत के बारे में जो सही कथन आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनका जो सिद्धांत है विषुवतीय जलधारा है, पेरू तट पर जलवायु परिवर्तन, ये दोनों जो कथन हैं एल नीनो सिद्धांत के बारे में सही है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 19 दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? ठीक है बेटा। ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर बी अरबी, ऑप्शन नंबर सी लैटिन, ऑप्शन नंबर डी ग्रीक। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बता दूं इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं मानसून को लेकर के, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी लैटिन। तो एल नीनो शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है बेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी लैटिन भाषा से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चंस देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 20 दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए क्राइस्ट चाइल्ड, ऑप्शन नंबर बी यीशु का बेटा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। एल नीनो का शाब्दिक जो अर्थ होता है इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, क्योंकि इनका जो शाब्दिक अर्थ होता है क्राइस्ट चाइल्ड और यीशु का बेटा, क्योंकि इसे 25 दिसंबर को ये हवाएं चलती है बेटा, याद रखना 25 दिसंबर क्रिसमस डे मैक्सिमम मनाया जाता है, आप ध्यान रखिए। इसलिए क्राइस्ट चाइल्ड और यीशु का बेटा, ठीक है,
ईसा मसीह, ध्यान रखना यीशु का बेटा इसे कहते हैं एल निनियो को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है बेटा, याद रख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 21, एल नीनो घटना सामान्यतः घटित होता है। मैंने अभी अभी जस्ट कुछ सेकंड क्षणों के पहले बताया बेटा, यीशु का बेटा को लेकर कर या क्राइस्ट चाइल्ड को लेकर के। आई होप आपको आंसर पता चल गया होगा। जल्दी जल्दी से बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए फिर भी ऑप्शंस पढ़ते हैं बेटा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए 26 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 25 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 27 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी जो है 25 अगस्त। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी 25 दिसंबर। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिए। इसी पर मैं फिर से रिपीट करा दूं, एल निनियो का शाब्दिक अर्थ होता है क्राइस्ट चाइल्ड और यीशु का बेटा, और ये जो कौन से दिन में घटित होता है 25 दिसंबर को। ठीक है, क्रिसमस मनाते हैं ना 25 दिसंबर को, याद कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। एल निनियो किसके लिए वरदान है? ठीक है, जो एल निनियो जो मानसून है किसके लिए वरदान है बेटा? ऑप्शन नंबर ए पेरू वासियों, ऑप्शन नंबर बी भारतीयों के लिए, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आई होप आपको ये आंसर पता होना चाहिए बेटा, क्योंकि इससे पहले हमने क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन कराए हैं, उसमें हमने कथन के रूप में दिया था कि ये निनियो का निम्न में से कथन सही है। उसमें एक चीज़ हमने देखने और पढ़ा है, जस्ट पढ़ के निकल चुके हैं क्वेश्चन आपके। देखते हैं कि कंसंट्रेट कितना है आप वीडियो में, कितना कंसंट्रेट है या फिर क्वेश्चन को लेकर आप कितने सटीक रहते हैं। चलिए इसका जो ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए पेरू वासियों, ऑप्शन नंबर बी भारतीयों, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा, एल निनियो जो है पेरू वासियों के लिए वरदान है बेटा। ऑप्शन नंबर ए पेरू वासियों के लिए वरदान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 23, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्न में से किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? आप इंडिया का मैप देखे होंगे बेटा, जैसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून बोल रहा हूँ, आपके माइंड में तुरंत मैप के थ्रू पता होना चाहिए कि साउथ और पश्चिम की ओर आपका ध्यान चला जाना चाहिए। किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप आपको पता होना चाहिए। इंडिया के मैप में अगर पता ही नहीं आप दक्षिण पश्चिम मानसून किधर है, तो आपको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है फिर जियोग्राफी। दक्षिण को आप देखिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, पश्चिम किधर है उसको विजुअलाइजेशन कीजिए, और स्टेट को आप ध्यान रखिए कि कौन सा स्टेट है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। ठीक है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में जो है चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 24, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खैर सभी जितने भी वीडियो में इस वीडियो में क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आई होप इसका आंसर आपको पता होना ही चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी केरल। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी केरल। तो हमेशा ध्यान रखना है, भारत में जो है केरल राज्य में मानसून का आगमन जो है सबसे पहले होता है। ठीक बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 25, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए इसी को बोलते हैं वर्षा का असमान वितरण। हर जगह अलग अलग जगह पर वर्षा होना, ये भारतीय मानसून की एक विशेषता है। ठीक है बेटा, वर्षा का असमान वितरण। चलिए इसका ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। ठीक है, याद कर लीजिए, आपके नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। आप एग्जाम दिलाते हैं तो उनके लिए भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, तो बहुत ही मज़ेदार है। आप हमेशा बोलता हूँ कि आप इंजॉय से पढ़िए। ठीक है, तो भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु बेटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 26, अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ऑप्शन नंबर ए अमोनिया, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। आई होप ये कम से कम इसका जो आंसर आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्लीय वर्षा
जो इसी गैस के कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है। आप देखना आजकल ताजमहल का रंग उड़ रहा है, ये मेजर रीज़न है इसके अम्लीय वर्षा का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 27। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या बोला गया। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 23 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आई होप इसका आंसर आपको पता होना ही चाहिए बेटा। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी 22 दिसंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा जो दिन है 22 दिसंबर है। याद कर लीजिए बेटा 22 दिसंबर जो है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 28। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को क्या कहते हैं? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर ए मानसून का सूखा, ऑप्शन नंबर बी मानसून का निवर्तन, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लॉजिक लगाइए बेटा कि मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को क्या कहेंगे? मानसून का सूखा या मानसून का निवर्तन, या ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी मानसून का निवर्तन। याद कर लीजिए, मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, याद करते चले जाएंगे बेटा मेरे साथ। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है अगला कौन सा, ये 28 हो गया, अगला 29। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में 2 सप्ताह तक लगातार वर्षा न होना क्या कहलाता है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि कहा क्या गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में 2 सप्ताह तक लगातार वर्षा न हो तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए वर्षा का विराम, ऑप्शन नंबर बी मानसून विच्छेद, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्योंकि अगर दक्षिण पश्चिम मानसून काल में 2 सप्ताह तक लगातार अगर वर्षा नहीं होता तो उसे वर्षा का विराम भी कहते हैं और मानसून का विच्छेद भी कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसे बहुत बार पूछा भी जा चुका है, मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 13। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैं इस वीडियो में क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा पूरा इंपॉर्टेंट, आई होप आपको याद होता चला जा रहा होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए क्वेश्चन पढ़े। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना ही चाहिए। ऑप्शंस पढ़ के आपको समझ आ जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर बी मिनिकॉय, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आई होप आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लॉजिक लगाया कीजिए। ठीक है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और हाँ कमेंट भी किया कीजिए बेटा कि वीडियो कैसा लगा और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, इसको भी कीजिए। अगर आप CGPSC CG व्यापम का बेटा कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो योगेंद्र साहू क्लासेस जो एप्लीकेशन उसे प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और अपनी सफलता को एक सही दिशा दीजिए बेटा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।